देखने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग मुख्य रूप से जो चैप्टर हमारा जो है 2 का जो है ये तीसरा भाग है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि NFIA क्या होता है। NFIA ऑलरेडी हम लोग इसके विषय में जानकारी हासिल किए थे पिछले क्लास में। इसके बाद कंस्टिट्यूएंट्स, इसका क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, वो हम लोग जानेंगे। फिर डिफरेंस बिटवीन NFIA एंड नेट एक्सपोर्ट्स, वो क्या होता है वो जानेंगे। फिर इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स क्या होता है ये हम जानेंगे। फिर कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स ये क्या होता है इसके विषय में जानेंगे दोस्तों। जैसा कि मेरा पहले भी मैं कई बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका है कि दोस्तों इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समझना है, समझने पे ही आधारित है। आप चाहिएगा कि इनको हम रट के किसी तरह लिख देंगे तो बहुत ही मुश्किल है, जटिल है। तो आपको चीज़ों को समझना है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ों से कोरिलेट करना है, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। खासकर जो +2 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो चैनल है, जो अभी जो वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ये इनके लिए जो है बहुत ही अच्छा है। अगर वो एक बार इस चीज़ को अगर समझ लेंगे तो अगर किताब में अगर पढ़ेंगे इस चीज़ को तो उनको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आप समझ एक बार पैदा कर लेते हैं तो ये लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा, इसको जल्दी आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए आज शुरू करते हैं। टॉपिक जो है हमारा आज का टॉपिक है NFIA के विषय में डिस्कस करेंगे क्या है, फिर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इनके विषय में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन NFIA और नेट एक्सपोर्ट्स, क्या डिफरेंसेस होता है इसमें। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, दोनों में क्या अंतर है इसको हम लोग जानेंगे। फिर कंजप्शन गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है इसके विषय में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा ये रूपरेखा है। तो शुरू करते हैं NFIA। NFIA जो दोस्तों होता है, हमने पहले ही बताया था, NFIA होता है क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम क्या हो गया, एब्रोड, फ्रॉम एब्रोड, एब्रोड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो विदेश से जो हम विदेश से शुद्ध जो है, जो शुद्ध फैक्टर का मतलब क्या हो गया, साधन हो गया, ठीक है। तो शुद्ध साधन आय, इसका मतलब है शुद्ध साधन आय कहाँ से, एब्रोड से। तो विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसको हिंदी में आप ये लिखिएगा, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय, ठीक है। तो बेसिकली क्या शुद्ध साधन आय इसलिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि जो हमारे देश के जो निवासी हैं वो, अब उदाहरण के तौर पर आप रूस का लीजिए, रसिया में जो इंडियन जो वहाँ पर रहते हैं, टाइम बिंग के लिए काम करते हैं, काम मिलता है, कंपनी में वो काम करता है, चाहे किसी सर्विस में काम करता है, तो उसको आधार पर क्या होता है, उसको रेमुनरेशन मिलता है, मतलब उस कंट्री से उसको पैसा मिलता है। तो फाइनली वो जो पैसा आता है उसको हम लोग जो है सम्मिलित करते हैं हमारे निवासी के द्वारा। और दूसरे देश के जैसे अमेरिका हो गया, रसिया या ब्रिटेन, फ्रांस, जो हमारे देश में आके रहते हैं और हमारे देश में आके वो कमाई करते हैं, तो क्या होता है कि कमाई जो करते हैं वो, तो हमारे जो गैर निवासी कहिए उसको, गैर निवासी जो हमारे देश में जो धन अर्जित करता है, साधन आय जो अर्जित करता है, और हमारे देश के जो निवासी जो दूसरे विदेश में, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का बात कर रहे हैं, विदेश में जाके जो वो धन जो भी अर्जित करता है, साधन आय अर्जित करता है, उनका अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा शुद्ध में आ जाएगा, विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझिए। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय मतलब हमने कितना प्राप्त किया बाहर में जाके और दूसरों ने कितना प्राप्त किया, उसको अगर माइनस कर देंगे, दूसरों ने प्राप्त किया हमारे देश में आके, तो हमारा निकल जाएगा विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है दोस्तों। तो विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय NFIA जो हमारा यहाँ पर निकल गया। अब क्या है कि NFIA ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग जो राष्ट्रीय आय में जो है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे लोग जितने ज़्यादा बाहर में काम कर रहे हैं, इंजीनियर जो है ना, हमारे देश के जो है डॉक्टर है, जो बाहर में जाके मतलब बहुत कंपनियां हैं, बहुत सारे हैं, या बैंक है दूसरे देश में है ना, वो सब जो धन जो उनको जो मिलता है उसके बदले में जो साधन आय मिलता है, तो वो चीज़ें जितना ज़्यादा होगा वो हमारे इकोनॉमी के लिए उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग कंस्टिट्यूएंट्स की बात कर लें। कंस्टिट्यूएंट क्या होता है इसका, कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर में क्या क्या तत्व शामिल होते हैं, क्या क्या तत्व शामिल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले यह है कि नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, नेट कंपनसेशन का मतलब क्या हुआ, शुद्ध पारिश्रमिक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, शुद्ध पारिश्रमिक जो एम्प्लॉय है उसका, ठीक है, जो बाहर में काम कर रहे हैं,
तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होगा? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब ये हुआ कि जो एम्प्लॉई जो है, एम्प्लॉई जो हमारा फॉरेन में जाके काम कर रहा है, दूसरे कंट्री में जाके काम कर रहा है, ठीक है, निवासी, और जो है हम दूसरे देश के जो निवासी है, वो हमारे देश में आके वो जो साधन है जो अर्जित कर रहा है, जो पारिश्रमिक उसको मिल रहा है, ठीक है, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो पारिश्रमिक जो है शुद्ध निकल जाएगा कि हमारे पास कितना उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर विदेश वाले ज़्यादा यहाँ से पैसा ले जा रहे हैं हमारे देश से और हम बाहर से कम हासिल कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए जो है नेगेटिव है, ठीक है। तो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या है? यहाँ पर क्या है कि जो है ये चीज़ हम सम्मिलित करते हैं कि जो पर्सनल जो है, कोई भी पर्सन जो है हमारे देश में दूसरे देश में काम कर रहा है हमारे देश का, और दूसरे देश का हमारे देश में कर रहा है, तो उसको जस्ट माइनस करते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों क्या? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे कि हमने जो है दूसरे देश का जो एम्बेसी का आप उदाहरण ले लीजिए। दूसरे देश के एम्बेसी सपोज हमारे देश में आके वो रह रहे हैं, ठीक है, उसको लिए क्या चाहिए? उसको जगह चाहिए, किराया चाहिए, तो उनको जगह हम देते हैं, जगह के बदले हम किराया लेते हैं उससे, कि ताकि तो वो जो किराया जो हमें मिलता है, ठीक है, वो किससे मिलता है? वो प्रॉपर्टी से मिल रहा है, ठीक है। अब हमारे देश का जो एम्बेसी अमेरिका में कर रहा है तो अमेरिका वाले पैसा ले रहे हैं किराया रहने का, ठीक है, हम उसको पैसा उसके बदले में उसको दे रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो गया कि जो दूसरे देश में जो दूसरे देश का जो पैसा जो भी है और हमारे देश में जो हम जितना अर्निंग कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे तो नेट इनकम हो जाएगा फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे कोई बिजनेस अब खड़ा किए अब दूसरे देश में जाके, ठीक है, तो बिजनेस से आप प्राइवेट कोई बैंक ही आप सपोज कर लीजिए, प्राइवेट बैंक आप खोले हैं विदेश में, तो उस बैंक में जो हम जो अर्निंग कर रहे हैं दूसरे देश में रह के, ठीक है, हमारे देश के जो लोगों को जो साधन आय मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है, और प्लस दूसरे देश हमारे देश में भी तो रहेंगे, हमारे देश में जो उनको साधन आय मिल रहा है, तो इनको जब माइनस कर देंगे तो वो नेट आ जाएगा। नेट मतलब शुद्ध हो जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फिर नेट रिटेन अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज। सीधे इसमें कंपनी की बात कही है। कंपनी का मतलब ये हुआ कि सपोज जो कुछ कंपनी जो है हमारे देश के जो है बाहर में काम कर रहे हैं, बाहर में वो कंपनी सेटअप किया हुआ है, तो वहाँ पर जो उनको जो वहाँ पर जो रेमुनरेशन मिलता है, ठीक है, फैक्टर इनकम मिल रहा है। तो फैक्टर इनकम में कई सारे चीज़ होते हैं। फैक्टर इनकम में जैसे क्या हो गया, देखिए ब्याज के रूप में अगर आप कोई कुछ पैसा अगर दे रहे हैं, ठीक है, अगर आपने सपोज ये चीज़ लीजिए कि दूसरे देश में आपने कोई इसमें शेयर बाजार में पैसा लगाया, तो शेयर बाजार में पैसा लगाया तो क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि जो हम लगाते हैं पैसा उसमें जो डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट क्या हुआ, एक तरह से क्या हुआ कि हमें फ़ायदा मिला। तो हमारे देश का निवासी हो गया, उसको फ़ायदा दूसरे देश से मिला। अब दूसरे देश के भी जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कुछ का और ख़रीदारी किया है तो उसको जो पैसा मिलता है तो उस देश के वो उनको फ़ायदा होगा। तो वो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं कि उसको ब्याज के रूप में आप उसको जानिए कि ब्याज क्या किस तरह से खेल है। फिर किराए की बात कीजिए, किराए में हमने एम्बेसी का उदाहरण दिया कि हम अगर एम्बेसी को यहाँ पर जगह दे रहे हैं तो किराया हो गया। फिर आप ये चीज़ देखिए कि जो दूसरे देश का एम्बेसी हमारे देश में रह रहा है, तो आप ये देखिए कि जो कुछ लोग हैं, भारतीय लोग हैं, जैसे वो काम कर रहे हैं उसके एम्बेसी में, तो उसको जो पैसा मिल रहा है, तो पैसा जो मिल रहा है क्या वो हमें क्या दूसरे देश के जो है पैसा जो हमें मिल रहा है वो, ठीक है, वो डोमेस्टिक का तो नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे देश से हम उससे अर्निंग कर रहे हैं, हमें कमाई मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लीजिए कि रेंट जैसे हो गया, ठीक है, रेंट हो गया, रेंट के बाद क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ब्याज जो बोलते हैं, इंटरेस्ट हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है कि ये सब सर पूंजी हो गया, पूंजी को आप ले सकते हैं, कैपिटल जो है लगा रहे हैं। तो नेट रिटेन जो अर्निंग ऑफ रेसिडेंट कंपनीज है वो कितना है, दूसरे देश में कंपनी जो सेटअप है और दूसरे देश की कंपनी हमारे में जो सेटअप है, तो दोनों के बीच में अंतर जानेंगे कि फ़ायदा है या नुकसान है। वो नेट फ़ायदा नुकसान की तो बात की बात है, नेट का मतलब ये हुआ दोनों का जो अंतर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है NFIA में इंक्लूड होते हैं, ये सारे दोस्तों प्लस होता है, ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है कंस्टिट्यूएंट, ये सारे जो है उनके तत्व हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या है कि नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन NFIA एंड नेट एक्सपोर्ट। दोस्तों NFIA का ऑलरेडी हमने यहाँ पर बताया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, और यहाँ पर क्या है कि NFIA में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है इसका हमने चर्चा अभी किया विस्तार से। अब नेट एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि निर्यात, शुद्ध निर्यात हम लोग करते हैं। मतलब ये हुआ कि जब हमारे देश का जो है सामान जो है बाहर जाएगा, जब बाहर हम लोग सामान को बेचते हैं,
सामान बेचते हैं और सामान हम लोग खरीदते भी हैं दूसरे देश से। तो जो बेचते हैं वो हो गया निर्यात और जो खरीदते हैं वो हो गया आयात हो गया। अब निर्यात को आयात से अगर हम लोग हटा दें तो वो क्या निकलेगा, शुद्ध निर्यात निकलेगा हमारा। ठीक है, तो जो निर्यात है जो हम लोग कर रहे हैं विदेश में जो कर रहे हैं वो हो गया जो हम लोग जो इकोनॉमिक बाउंड्री के बाहर जो है सामान को बेच रहे हैं, और आयात जो कर रहे हैं उसको घटा देंगे तो नेट एक्सपोर्ट्स होएगा। तो दोस्तों इन दोनों के में क्या अंतर है, अगर अब दोनों को आप देखें कि ये दोनों का क्या क्या है, तो दोनों में बेसिक अंतर ये है कि NFIA जो होता है इसमें क्या होता है कि ये हमारा राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। नेशनल इनकम में हम लोग पढ़े थे, नेशनल इनकम NI बराबर नेशनल इनकम क्या पढ़े थे, इसमें सकल घरेलू उत्पाद जो भी है जैसे GDP हो गया है ना, GDP हो गया प्लस क्या हो गया NFIA। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था जो नेशनल इनकम होता है जैसे कि NDP होता है, सॉरी GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऐसे होता है। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, GDP होता है प्लस NFIA होता है। तो NFIA क्या होता है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित होता है। ऐसे राष्ट्रीय आय का हमने बताया था कि NNPFC फैक्टर कॉस्ट हम लोग लेते हैं। ये चीज़ आपको ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि ये कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जबकि जो नेट एक्सपोर्ट जो है ये सम्मिलित किसमें होता है, ये होता है हमारा घरेलू उत्पाद, जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है क्या है कि बन रहा है जो उसको हम लोग जो बाहर में सप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसका एक पार्ट है, नेट एक्सपोर्ट उसका एक पार्ट है। ठीक है, बाकी NFIA में क्या क्या सम्मिलित होता है ये आपने देख लिया कि नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ये सब है, प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप जो नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सारी चीज़ें हैं। और नेट एक्सपोर्ट में जबकि ऐसे नहीं है। ठीक है, तो निर्यात, शुद्ध निर्यात और NFIA में बेसिकली यही अंतर है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जो सामान हम लोग बनाएंगे फाइनल गुड्स बनाएंगे। ठीक है, तो फाइनल गुड्स बनाने के लिए क्या होता है कि हमें कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो कच्चे माल क्या करते हैं हम लोग, कच्चे माल जो है उसको हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, या तो कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा अगर हम लोग बना रहे हैं तो कपड़ा खरीदते हैं। तो यहाँ पर कपड़ा क्या हो गया, मध्यवर्ती वस्तुएं हो गया। ठीक है, जैसे कि आपने पूंजीगत वस्तुएं कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग आटा बना रहे हैं, आटा बनाएंगे जब हमें गेहूँ चाहिए तो गेहूँ क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। तो कच्चा माल को हम लोग जो है खरीद के उसको फिनिश गुड में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटरमीडिएट जो गुड्स हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर वीट हो गया, गेहूँ हो गया। जो अर्धनिर्मित पूंजी जो है उनको भी हम लोग सम्मिलित करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स में। ठीक है, और प्लस क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण दिया कि जैसे गाड़ी हो गया, गाड़ी का भी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। गाड़ी जैसे कि मतलब जो है यूज करने के लिए जैसे कुछ गाड़ी का हम लोग कंपोनेंट मंगाए के फिर क्या उसको फिनिश्ड में उसको कन्वर्ट किए। तो कंपोनेंट जो मंगाए वो कंपोनेंट क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, मतलब उसका जो है पार्ट हो गया, बट ये फिनिश्ड गुड्स नहीं हुआ। और ये चीज़ आप हमेशा भी याद रखिएगा दोस्तों कि नेशनल इनकम में जो होता है, नेशनल इनकम में कभी भी जो है ये मध्यवर्ती जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है ये सम्मिलित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें हम दोबारा काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी फिनिश गुड में उसको हम लोग उसको सम्मिलित करते हैं नेशनल इनकम में, या फिर सकल घरेलू उत्पाद में कह लीजिए, जो भी है। तो यहाँ पर क्या है कि इंटरमीडिएट गुड्स को आप समझिए कि ये चीज़ें जो है एक मतलब बीच का वस्तु है जिसको हम लोग यूज करते हैं सामान बनाने के लिए। ठीक है, तो और फाइनल गुड्स क्या हुआ, फाइनल गुड्स हो गया वो गुड्स हो गया जो उपभोक्ता को डायरेक्ट जो है उपभोक्ता उसका यूज करता है। ठीक है, जैसे हमने फाइनल गुड्स में सब्जी खरीद लिया, आटा खरीद लिया, जैसे दुकान से आटा खरीदे, दुकान से कोई भी चीज़ हम लोग खरीदे जो हमारे उपभोग का चीज़ें हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, वो फाइनल गुड्स बोलेंगे, वो फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, जैसे हमने कोई ट्रक खरीद लिया, हमने कोई गाड़ी खरीद लिया, या फिर जो भी चीज़ें कोई भी चीज़ें खरीदिए वो सारे हो जाएंगे अंतिम वस्तुएं जो हम यूज कर रहे हैं उसको। ठीक है, उसको फिर से हम लोग रीयूज नहीं कर रहे हैं प्रोडक्शन बनाने में, बट इसका क्या है, प्रोडक्शन बनाने में फिर से हम रीयूज कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में बेसिक यही अंतर है दोस्तों। आप किताब में पढ़िएगा जब तो आपको पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आपको जस्ट हमने एक रफ आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप चीज़ों को एक मोटी तौर पर चीज़ों को समझ सकें। फिर हम यहाँ पर देखिए कंजप्शन गुड्स नेक्स्ट पढ़ेंगे। कंजप्शन गुड्स क्या होता है और कैपिटल गुड्स क्या होता है। कंजप्शन गुड्स क्या होता है दोस्तों, उपभोग वस्तुएं, उपभोग वस्तुएं कंजप्शन जो हम लोग खाते पीते हैं। उपभोग वस्तु में क्या क्या होगा, उपभोग वस्तु जैसे हम लोग साग सब्जी ये सब यूज करते हैं, है ना। उसके बाद इसमें क्या यूज करते हैं, इसमें भी कई तरह का चीज़ें होता है, जैसे कि
एक होता है टिकाऊ वस्तुएं, होता है गैर टिकाऊ वस्तुएं होता है। टिकाऊ वस्तुएं क्या होता है? टिकाऊ वस्तुएं हो गया जैसे नॉन पेरिसेबल गुड, ये गैर टिकाऊ हो गया नॉन पेरिसेबल। नॉन पेरिसेबल में क्या हो गया? जैसे कि हमने दूध ले आया, अंडा ले आया, है ना, ये सब चीज़ें, सब्जी हो गया, ये सब चीज़ें क्या है कि एक समय के बाद ये खराब हो सकती है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ ये है कंजप्शन गुड्स है। और अगर आप टिकाऊ वाला वस्तुएं बोलेंगे, जो टिकाऊ वस्तुएं होता है जैसे कि हमने गाड़ी खरीद लिया, ये जल्दी खराब तो नहीं होगा, तो कोई भी सामान जो है जो ज़्यादा देर तक टिके उसको टिकाऊ वस्तु बोलते हैं। तो ये कंजप्शन गुड का एक पार्ट है। अब वहीं पर अगर हम लोग बात करेंगे नॉन पेरिसेबल, ये पेरिसेबल दो होता है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ये बताया, नॉन पेरिसेबल जो होता है दोस्तों, जो खराब नहीं होता सामान, ठीक है, जो लंबे समय तक रहता है। और पेरिसेबल जो होता है वो खराब हो सकता है, सब्जी, दूध, अंडा, ये सब होता है, ठीक है। इसको पेरिसेबल का मतलब ये हो गया जो मतलब जो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम, ठीक है, शॉर्ट टाइम तक ये सामान रह सकता है, बट ये लॉन्ग टाइम तक रह सकता है, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम, एक समय के बाद जो है ये पेरिसेबल गुड जो होता है खराब हो जाता है। सब्जी हो गया, मांस, अंडा, जो भी है ये सारी चीज़। तो पेरिसेबल, नॉन पेरिसेबल हो गया, कंजप्शन गुड्स के अंदर में आता है। कैपिटल गुड्स में हम लोग जब पढ़ेंगे पूंजीगत वस्तुएं क्या होता है दोस्तों, पूंजीगत वस्तुएं क्या हो गया? पूंजीगत वस्तुएं वो होता है कि जैसे कि एक तरह से ये भी हम कहिए अर्धनिर्मित वस्तुएं होती है पूंजीगत वस्तुएं। जैसे कि हम लोग कोई सामान बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में क्या क्या लगेगा? फैक्ट्री में जैसे कि उसमें कच्चे माल चाहिए, तो जो रॉ मटेरियल्स होता है, रॉ मटेरियल्स जो होता है उसके लिए रॉ मटेरियल्स, तो ये क्या हो गया? पूंजीगत चीज़ें हो गया, है ना। जैसे ब्याज पे हम लोग लोन लेते हैं, है ना, तो वो भी एक तरह क्या हो गया? पूंजी हो गया, पूंजीगत वस्तुएं हो गया। मशीन जो बड़ा हैवी मशीन हम लोग यूज कर रहे हैं, वो लंबे समय तक वो रहता है, यूज होता है, ठीक है, तो वो पूंजीगत वस्तुएं हो गया। तो ये सब पूंजीगत वस्तुएं हो गया। तो कैपिटल गुड्स यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हम लोग इनकम में जब बात करेंगे तो 1 ईयर का बात करें तो 1 ईयर में जो गुड्स का जो यूज होगा उसको हम लोग लेते हैं। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स है, ये सारे क्या होता है, अगर हम लोग इनकम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये फाइनल गुड्स का क्या है कि 1 ईयर के अंदर में जितना चीज़ें निर्मित हुआ उसका जो प्राइस होगा उनको हम लोग जो है इनकम में सम्मिलित करेंगे, उसको इनकम में हम बोलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरे साल में भी अगर वो यूज हो रहा है तो फिर उसको हम लोग ऐसे नहीं लगते। एक साल में जो चीज़ें जितना जो बनती है उसका हम लोग प्राइस लेते हैं, जो अंतिम वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग, मुझे उम्मीद है कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, वो हैवी होता है, काफ़ी इसमें पैसे खर्च होते हैं, है ना, लंबे समय तक रहता है ये समय कैपिटल गुड्स सब कहिए। ये भी डेप्रिसिएशन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट क्या है कि इनका जो है काफ़ी इसमें जो है जो भी बड़े बड़े हम लोग मशीनरी यूज करते हैं तो ये सब कैपिटल गुड्स का सब उदाहरण है। कच्चे माल जो यूज करते हैं उसको बनाने में, सामान बनाने में, तो ये सब कैपिटल गुड्स का उदाहरण है। और कंजप्शन गुड्स जो होता है दोस्तों, जो उपभोग होता है, ठीक है। और कैपिटल गुड्स का क्या होता है? उत्पादन में उसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपके लिए अच्छा रहा होगा, सब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का दोस्तों अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको आप लिख सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे दोस्तों तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।